बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसा संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के दुख मुक्ति के और लोक कल्याण के संदेश को लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर सबसे पहले लोकतंत्र का बीजारोपण करने वाली हमारी राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहब, तथागत गौतम बुद्ध के लोक कल्याण के मार्ग को लेकर अज्ञान दूर करने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले, इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था पर सबसे पहले प्रहार करने वाली, जोरदार तमाचा मारने वाली हमारी माता सावित्रीबाई फुले, इस देश के अंदर असमानता पर पहला प्रहार करने वाले और नई उपाय योजना बताकर आरक्षण की तरतूद करने वाले कुंभी राजे छत्रपति शाहू जी महाराज और इन तमाम संतों गुरु महापुरुषों के आंदोलन को अपना मिशन मूवमेंट बनाने वाले और भारतीय संविधान की संकल्पना में तमाम महापुरुषों के विचारों को एकत्रित करने वाले भारतीय घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वहीं जिन्होंने इस देश के अंदर बहुजन समाज को जागृत करने का काम किया, जिन्होंने इस देश के अंदर बहुजनों के दुखों तकलीफ़ों को समझने का काम किया, उन तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के आंदोलन को घर घर पहुंचाने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, इन तमाम लोगों को अभिवादन करती हूँ। साथ ही आज के इस मौके पर जो बहुजन वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से आप तमाम लोगों के बीच हम पहुँचे हैं, तो हम आयोजकों का भी धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यह मौका दिया। तमाम मेरे साथियों, आप तमाम युवा साथियों, आप तमाम लोगों से बातचीत करते समय और विषय को जब हमने ध्यान में रखा, इसके साथ साथ जब मंच पर हमने देखा कि हमारे साथ वंजारी सर है, वैशाली ताई है, तो मुझे लगा नहीं कि मैं टिक पाऊंगी, क्योंकि ये तमाम लोग जो है ये संघर्ष से एक बड़े पदों पर पहुँचे हैं, समाज के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। बावजूद इसके मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ आपने जो विषय हमें दिया है उस विषय पर मैं पहुँच सकूँ। साथियों, आज के इस मौके पर हम आप तमाम लोगों के बीच रूबरू हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को लेकर। हम आपके बीच रूबरू हो रहे हैं इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी की क्या फ्यूचर हो सकता है, कैसा फ्यूचर हो सकता है। ये विषय मुझे लगता है आयोजकों ने इसलिए चुना होगा क्योंकि वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं और इस देश का SC ST OBC जिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, उस विषय को ध्यान में रखते हुए, उस वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये चिंता का विषय है कि बाबा साहब के द्वारा इस देश के अंदर दिया हुआ संविधान और साथ ही जो डेमोक्रेसी इस देश को मिली है उसको लेकर कई प्रश्न चिन्ह आज निर्माण हो रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज की बात नहीं है, सन 2000 की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शासनकाल के दौरान संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। कब बनाया था? 2000 में। सन 2000 में संविधान समीक्षा आयोग का गठन होता है और उसमें जस्टिसों के साथ, मतलब जुडिशरी के लोगों को इकट्ठा करके 11 जजों की बेंच बनाकर संविधान की समीक्षा करने का प्लान करते हैं। ये आज की तारीख में भी हो रहा होगा, कहीं ना कहीं इसकी भी बातचीत कहीं ना कहीं हो रही होगी। ये क्यों हो रही है? इसके लिए कुछ इतिहास के पन्नों को पलटने की ज़रूरत है। इतिहास के पन्नों को इसलिए पलटने की ज़रूरत है क्योंकि जिस इतिहास की हम बात करते हैं उस इतिहास के अंदर इस देश का SC ST OBC कहाँ है, ये पहले देखना होगा। और उनको देखने के बाद, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस देश का संविधान जब रचा गया तो उन 75,000 उपजातियों को इकट्ठा करके जब भारत का संविधान बनता है तो उनके बीच में एक सूत्र बांधने का काम जब बाबा साहब करते हैं तो ये बात किसको खलती है कि 75,000 उपजातियाँ एकत्रित हो गई। 75,000 उपजातियाँ एकत्रित हो गई। जिस मनु के सिस्टम ने, जिस मनुस्मृति ने 75,000 उपजातियाँ बनाई, वो 75,000 उपजातियों को भाईचारे से एकत्रित करने का काम अगर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं जाति का फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है।
इसके लिए एक पहला इतिहास का पन्ना मैं वो पलटना चाहूँगी जब इस देश के अंदर मनुस्मृति रही। मनुस्मृति ने 4 वर्ण बनाए। एक वर्ण में बताया कि ब्राह्मण है जो पढ़ेगा, लिखेगा और पढ़ाएगा भी, जो पढ़ेगा, लिखेगा और पढ़ाएगा भी। उसके बाद दूसरा वर्ण बनाया, कहा क्षत्रिय रहेंगे और क्षत्रिय का काम क्या रहेगा, वो शस्त्र धारण कर सकेंगे, वो राजपाट संभालेंगे। तीसरा वर्ण बनाया, कहा वैश्य रहेंगे और वो क्या करेंगे, तो वो संपत्ति इकट्ठा करेंगे, व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे। उसके बाद चौथा वर्ण बनाया, वो कौन सा काम करेंगे, तो वो जाति पर जो आधारित काम होगा वो जाति पर आधारित काम करेंगे, उसका कोई भी मूल्य नहीं मिलेगा, उसका कोई भी मोल नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो तेली की अगर हम बात करते हैं तो मनुस्मृति कहती है कि तेली ने तेल निकालना चाहिए और वो जो काम है वो वर्ण व्यवस्था के अपर कास्ट मतलब कि सवर्णों के लिए ही वो बिना किसी पैसे से उसने ये काम करना चाहिए। कुंभी की अगर हम बात करते तो उसने खेती करना चाहिए। इधर मुझे लगता है कुशवाहा कहते होंगे या फिर और भी कोई सैनी कहते होंगे, तो उन्होंने क्या कुर्मी कहते होंगे, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, खेती करना चाहिए और उसका जो भी उत्पन्न आएगा वो उत्पन्न सवर्णों के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके लिए उसने कोई भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये इस देश की व्यवस्था रही। जिसने इस देश की व्यवस्था का, इस व्यवस्था का, मनुस्मृति की व्यवस्था का विरोध किया, उसे कहा कि वो अछूत है, वो गांव के बाहर रहेगा। कहावत बनाई चमार गांव के बाहर, कहावत बनाई महार गांव के बाहर, कहावत बनाई भंगी गांव के बाहर। जिसने इस व्यवस्था को तिरस्कार किया, तिरस्कार ही नहीं उसे छोड़ दिया, कहा हमें तुम्हारे इस सिस्टम में रहना भी नहीं है, ना ही तुम्हारे सिस्टम से लड़ना है, हम निकल जाते हैं, उसे आज आदिवासी कहा जा रहा है। जाति के आधार पर इस देश के अंदर एक व्यवस्था बनती है, कुछ अधिकार दिए जाते हैं। सिर्फ अधिकार ही नहीं दिए जाते बल्कि विशेष अधिकार दिए जाते हैं। कैसे विशेष अधिकार दिए जाते हैं, सिर्फ जाति के आधार पर आपको काम करना है और उसका पैसा नहीं मिलेगा, इतना ही नहीं, इन पर जाति के नाम पर इनके साथ उत्पीड़न भी कर सकते हैं। खुलेआम मनुस्मृति कहती है, वो शब्दों में नहीं कहती, लेकिन जो इतिहास आप देखते हैं तो मनुस्मृति का ये कहना है कि जाइए आप ओबीसी पर अन्याय अत्याचार कीजिए, जाइए आप इस देश के अछूतों पर अन्याय अत्याचार कीजिए, जाइए आप आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार कीजिए। और मनुस्मृति उसे उन लोगों को संरक्षण प्रदान करती है जो एससी एसटी ओबीसी के साथ एट्रोसिटीज करते रहे। हजारों सालों से एससी एसटी ओबीसी के साथ जो एट्रोसिटीज हुई उनको मनुस्मृति क्या कहती है, सेफगार्ड प्रदान करती है और कहती है कि ये क्या है, धर्म है। क्या कहती है, धर्म है। साथियों, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए इस देश के अंदर संविधान की रचना होती है, लेकिन इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए संविधान की रचना हुई है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए संविधान सभा में आना चाहते थे, संवैधानिक व्यवस्था में आना चाहते थे, लेकिन इस व्यवस्था को बरकरार रखने वाले लोगों ने क्या किया, उन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में आने से भी रोका। जाति का फैक्टर कितना काम करता है, जाति का फैक्टर कितना काम करता है कि इस देश के अंदर संविधान सभा के चुनाव होते हैं। 47 में भारत आज़ाद होता है, 46 में चुनाव होते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं उस क्षेत्र को पाकिस्तान भेज दिया जाता है, जबकि वो क्षेत्र बंगाल का है, बांग्लादेश का है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए भौगोलिक परिस्थिति आप देखते हैं, और जो क्राइटेरिया रखा था पाकिस्तान को अलग करने का, वो क्राइटेरिया था कि जहां पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम होंगे वो पाकिस्तान चला जाएगा। लेकिन बांग्लादेश को इसलिए अलग किया जाता है क्योंकि जिस क्षेत्र से बाबा साहब आते हैं उसका कुछ भाग जो है वो बांग्लादेश में आता है और कुछ पश्चिम बंगाल में आता है। वहाँ पर हिंदुओं की संख्या 50% से अधिक होती है, मुस्लिमों की कम होती है। बावजूद इसके बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में नहीं आना चाहिए करके उन्हें रोकने के लिए इस प्रकार का बड़ा कट कारस्थान होता है। बाबा साहब को वहाँ रोका जाता है। बाबा साहब जब अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते हैं, समय निकलता जाता है, लेकिन संविधान तैयार करने के लिए जब कोई नहीं मिलता तो कांग्रेस की मजबूरी होती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस को मजबूर करती है कि आपके पास बाबा साहब है, आप उनको अपने संविधान सभा में लीजिए।
तो बम्बई के अंदर बैरिस्टर जयकर की सीट को खाली कर दी जाती है और फिर बाबा साहब को एडजस्ट किया जाता है। लेकिन बाबा साहब जहाँ से चुनकर आते हैं, जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं, उस क्षेत्र से बाबा साहब के रिप्रेजेंटेशन को मान्य नहीं किया जाता। सिर्फ क्यों? जाति के आधार पर। इस देश के संविधान ने जिन मूल तत्वों को, बाबा साहब ने जिन मूल तत्वों को दिया है, जो मूल ढांचा दिया है, बाबा साहब समझ गए थे कि यहाँ जाति का फैक्टर बहुत काम करता है। इसीलिए बाबा साहब ने जब संविधान की रचना की तो उसका मूल ढांचा कुछ तैयार किया। उस मूल ढांचे को लेकर भी कई बवाल इस देश के मनुवादी कर रहे हैं या करते हैं। वो कहते हैं कि बाबा साहब ने जो मूल ढांचा दिया है या फिर बाबा साहब ने जो तत्व अपनाए हैं वो कहीं फ्रेंच से लिए होंगे, कहीं अमेरिका से लिए होंगे। बाबा साहब कहते हैं ये मैंने ना फ्रेंच से लिए हैं, ना अमेरिका से लिए हैं, ये मैंने बुद्ध से लिए हैं, ये मैंने बुद्ध से लिए। तो कौन सा मूल ढांचा बाबा साहब ने दिया? बाबा साहब ने कहा कि पहले इक्वालिटी के पीछे कुछ बैकग्राउंड रहा। क्या बैकग्राउंड रहा? क्यों इक्वालिटी की बात बाबा साहब कर रहे हैं? क्योंकि मनुस्मृति ने कहा कि गैर बराबरी होनी चाहिए। कितनी जातियां, कितनी उपजातियां? 75,000 उपजातियों में इस देश का SC ST OBC बटा हुआ है। ये गैर बराबरी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, गैर बराबरी तो होनी चाहिए, जाति के आधार पर घृणा भी होनी चाहिए। रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होगा, लेकिन आप साथ में बैठ उठ भी नहीं सकते, छाव भी छू नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते। इतनी घृणा होनी चाहिए। कौन कह रहा है? मनुस्मृति का सिस्टम कह रहा है, मनु का सिस्टम कह रहा है। बाबा साहब का सिस्टम क्या कहता है? इस देश का संविधान क्या कहता है? इक्वालिटी की बात करती है। तो इक्वालिटी के पीछे का बैकग्राउंड ये है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी को स्थापित करने के लिए आपको पहले गैर बराबरी भी दूर करनी होगी। आज हमारे जो प्रस्थापित लोग जब भाषणों के लिए आते हैं, कांग्रेस बीजेपी के नेता जिनमें खासकर शामिल होते हैं, वो बाबा साहब का जय जयकार करते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं। कैसे और क्या कहते हैं? देखो समानता स्थापित हो गई, सब तो बराबर लोग हैं। कहाँ असमानता है? क्या कहते हैं? सब बराबर है। यह बखान करने की बात नहीं है, इक्वालिटी बखान करने की बात नहीं है। बाबा साहब अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में कहते हैं कि हम समता स्थापित करने का हमको प्रयास करना है। किसको किसको? हर किसी को हमको समता स्थापित करने की प्रयास करना है। तो बाबा साहब का मूल ढांचा इक्वालिटी है और इक्वालिटी के पीछे का बैकग्राउंड है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर गैर बराबरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना वर्ण के आधार पर, ना रंग के आधार पर। बाबा साहब का मूल ढांचे में दूसरा क्या है? दूसरा है आजादी। बाबा साहब कहते हैं ये भारत देश एक बार नहीं कई बार गुलाम हुआ है। भारत ने अपनी आजादी को कई बार खोई है और जब अब लोकतंत्र में अगर भारत अपनी आजादी को खोता है तो इसका ठिकरा किसी और पर अब हम फोड़ नहीं पाएंगे। लोकतंत्र में अगर हम गुलाम बनते हैं, और ये मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इस देश के SC ST OBC पर लागू होनी चाहिए आज की तारीख में। अगर इस देश का SC ST OBC लोकतंत्र में भी गुलाम होता है तो इसका ठीकरा आप किसी और पर, मतलब जो विदेशी आक्रमण होते हैं उन पर नहीं फोड़ सकते हैं। जो फ्रेंच आए, पोर्तुगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, इन पर हम अपना ठिकरा नहीं फोड़ पाएंगे। लोकतंत्र में इसकी जिम्मेदारी उन राजनीतिक पार्टियों की होगी जो इस देश के अंदर पार्टिसिपेशन करेगी, शासन व्यवस्था में पार्टिसिपेट करेगी। तो समानता की जब बात कर, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो जो आज़ाद ख्याल की बात हम देख रहे हैं, जो आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो आज़ादी हमारी संपूर्ण किसके ऊपर निर्भर है? इस देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ऊपर निर्भर है। तीसरी बात, बाबा साहब अपने मूल ढांचे में क्या कहते हैं? न्याय की बात करते हैं। न्याय की बात मतलब ये नहीं कि सबको बराबरी का मिल जाए। न्याय की बात ये है सबको जितना चाहिए उतना मिल जाए। ये इसका क्या मतलब होता है? मतलब 10वीं अगर कोई क्राइटेरिया ग्रेजुएशन का है और वहाँ पर तमाम सारे अलग अलग लोग हैं तो उनको ग्रेजुएट करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो। मान लो अगर कोई 10वीं है तो आप हमारी उपाय योजना क्या होगी? 10वीं वाले के लिए 2 साल का फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो कहाँ तक पहुँच पाएगा? 12वीं तक पहुँच पाएगा।
और अगर 8वीं किसी का एजुकेशन है, उसको ग्रेजुएशन के लिए देना है और उसको उपाय योजना सिर्फ 2 साल के लिए है, तो वो क्या करेगा, 8वीं से सिर्फ 10वीं तक पहुंच पाएगा। लेकिन हमारा क्राइटेरिया तो ग्रेजुएशन का था, तो ग्रेजुएशन के पहुंचने तक हमको उसकी उपाय योजना करनी पड़ेगी। ऐसा न्याय भी हमें देना पड़ेगा। उस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको वो जस्टिस देना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भी कर रहे हैं। आर्थिक इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर धन इकट्ठा करने का अधिकार किसको था, वैश्यों को था। संपत्ति रखने का अधिकार किसको था, वैश्यों को था। इस देश के व्यापारियों को था, मारवाड़ियों को था, बनियाओं को था। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि ये जो आर्थिक उन्नति अगर करना है तो सबकी करना पड़ेगा, और अगर नहीं होगी तो सामंतवाद बढ़ेगा, नहीं होगी तो कैपिटलिज्म बढ़ेगा, और जो गरीब है वो और गरीब बन जाएगा और अमीर बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस की बात भी बाबा साहब कहते हैं। अब उनका जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने वाले लोग जो है, जो संसद में बैठे हैं, कार्यपालिका में बैठे हैं, न्यायपालिका में बैठे हैं, उनका यह काम है कि वो आर्थिक न्याय जो है उसे स्टैब्लिश कर पाए। लेकिन इस देश के अंदर ये भारतीय संविधान की नाकामी नहीं है, ये इस देश के राजनीतिक पार्टियों की नाकामी है, जिन्होंने इस देश के अंदर कई बार सरकारें बनाई लेकिन आर्थिक न्याय नहीं कर पाए। आज भी आदिवासी समाज गांव जंगलों में, देहातों में रहता है, उन्हें खदेड़ दिया जाता है, उन्हें पता नहीं चलता है कि उन्हें क्यों खदेड़ा जा रहा है। उनकी ज़मीन छीन ली जाती है, वो आज भी उनका स्कूलों में अता पता नहीं मिलता है। आज भी ओबीसी समाज के कई जातियां जो है शासन प्रशासन से बाहर है। कहाँ है लोहार जाति, कहाँ है सुतार जाति, कहाँ है कतिया जाति। ओबीसी समाज में हम जब देखते हैं तो ये जातियां आज भी शासन प्रशासन से कई हजारों किलोमीटर दूर हैं, पता नहीं चलती है। आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट की कई जातियां ऐसी है जो आज भी मुख्य धारा में नहीं पहुंच पाई हैं। और दूसरी तरफ इस देश के अंदर जिसे अडानी कहते हैं, जिसे अंबानी कहते हैं, वो अमीर होते जा रहे हैं और दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में इनका नाम शामिल हो रहा है। लोकतंत्र के मूल ढांचे में जो न्याय है, जो आर्थिक न्याय है, उस आर्थिक न्याय का भी अगर ये फेल्यूर हो रही है तो इसका जिम्मा इस देश की राजनीतिक पार्टियों का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नहीं है, आपकी भी हिस्सेदारी है। इस काम में आपने भी राजनीतिक पार्टियों को बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, जिन्होंने आर्थिक न्याय नहीं स्थापित किया बल्कि अन्याय किया है। दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि न्याय में ही सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। सामाजिक न्याय क्यों होना चाहिए? क्योंकि मनुस्मृति कहती है न्याय की परिभाषा अलग है। मनुस्मृति के हिसाब से न्याय की परिभाषा अलग है। कैसी है? अगर किसी भी महिला का बलात्कार होता है और बलात्कारी पुरुष है, वो अगर उसकी जाति का फैक्टर पर बात भी कर रहे हैं, अगर उसकी जाति ब्राह्मण है और अगर या फिर उसकी जाति शूद्र है, किसी शूद्र वर्ण से आता है, तो दोनों को जो पनिशमेंट है वो अलग अलग तरीके से मिलेगी। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उसकी पनिशमेंट अलग मिलेगी। अच्छा, अगर ब्राह्मण है और उसने किसी महिला का बलात्कार कर लिया तो उसे कैसी पनिशमेंट मिलेगी? मनुस्मृति कहती है कि उसका जो एंटीना होता है, उसकी जो चूटी होती है, उसे सिर्फ काट दिया जाए, यही उसकी पनिशमेंट है। मनुस्मृति फिर क्या कहती है? अगर कोई शूद्र है, आदिवासी है, एससी एसटी ओबीसी है, वो अगर कोई छोटा सा गुनाह कर देता है, मनुस्मृति के अनुसार वेदों पुराणों को सुनना, वेदों पुराणों को पढ़ना, यह भी गुनाह है। तो अगर ऐसा भी छोटा सा गुनाह भी आप कर लेते हैं तो आपकी जीभ काट दी जाए, आपके कानों में शीशा डाला जाए, गरम शीशा डाला जाए। इतना ही नहीं, अगर आपने संस्कृत को लिख लिया तो आपके हाथ भी कलम कर दिए जा सकते हैं। ये न्याय व्यवस्था है। किसके लिए? एक न्याय, सवर्णों के लिए अलग न्याय और एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग न्याय। बाबा साहब के संविधान के तहत सामाजिक न्याय की संकल्पना ये है कि कानून के आगे हर कोई समान है।
कानून के आगे हर कोई समान है। कोई भी अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है, वो कितने भी बड़े पदों पर क्यों ना हो, उसके लिए उसी आर्टिकल के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज का संविधान कहता है। बावजूद इसके बिल्किस बानो के मामले में क्या हुआ, ये भी एक विचार करने वाला और चिंतन का विषय है। बिल्किस बानो, गुजरात के जो दंगे होते हैं, उस दंगों के दौरान बिल्किस बानो जो गर्भवती होती है और एक बच्ची भी उसके साथ होती है, उस बच्ची को मार दिया जाता है और प्रेग्नेंट होने के बावजूद बिल्किस बानो पर सामूहिक बलात्कार किया जाता है और फिर उसके बलात्कारियों को सजा मिलती है। सजा मिलने के बाद 15 अगस्त आता है। 15 अगस्त 2022 को एक नया नियम आता है और नियम के तहत ये कहा जाता है कि जिनके चाल चरित्र अच्छे हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। सामूहिक बलात्कार करने वालों के चाल चरित्र अच्छे होने के कारण, देखिए मैं क्या कह रही हूं, सामूहिक बलात्कार करने वालों के चाल चरित्र अच्छे होने के कारण बिल्किस बानो के केस में बलात्कारियों को सजा माफ हो जाती है और वो आज बाइज्जत बरी हो जाते हैं। आज की भारत का संविधान कहता है कानून के सामने सब बराबर है, उसमें भी सामूहिक बलात्कार करने वाले और प्रेग्नेंट महिला जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होता है। क्योंकि हम इस दौर से गुजर रहे हैं, जब से हम काम कर रहे तो हम देखा कि जब मैं प्रेग्नेंट थी और जब हम समाज में काम करते थे तो हमको पहले आप बैठ जाइए, बस में जा रहे आप बैठ जाइए, ट्रेन में जा रहे आप बैठ जाइए, ये मानवता की बात रही। लेकिन जिसने मानवता को शर्मसार किया, उनको अच्छे चाल चरित्र होने के कारण क्या कहा, वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। सामाजिक न्याय पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन की वजह से आपको लग रहा होगा कि ये पार्टिसिपेशन जो दिख रहा है ये न्यायिक पार्टिसिपेशन है, लेकिन गलत। ये न्यायिक पार्टिसिपेशन नहीं है। ये पार्टिसिपेशन उन पार्टियों का है जिन पार्टियों ने उनको टिकट दी, भले ही वो आपके जाति का क्यों ना हो, भले ही वो आपके कम्युनिटी का क्यों ना हो। तो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे को यहाँ पर टच किया जा रहा है। टच ही नहीं, मैं ये कह सकती हूँ कि उसे खत्म कर दिया जा रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब इसमें आपकी हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब के संविधान के मूल ढांचे को अगर कोई टच करता है और हम उफ नहीं करते, तो सवाल या निशान हम पर भी खड़े होने चाहिए कि क्या हम सही मायने में बाबा साहब, फुले साहब और शाहू महाराज इन्होंने किए हुए कार्यों की वजह से आज है या नहीं है, और अगर है तो हमें इस मूल ढांचे को बचाना होगा। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इस लोकतंत्र के लिए भी मैं पीछे फिर आपको लेकर जाऊंगी। लोकतंत्र में लोक हितों के लिए लोकतंत्र हुआ। अब्राहम लिंकन ने कुछ और डेफिनेशन की, उसने कहा कि लोगों ने लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाया गया शासन लोकतंत्र है। बाबा साहब कहते हैं भारत में ये डेफिनेशन लागू नहीं होती, भारत में ये डेफिनेशन लागू नहीं होती। भारत में कौन सी डेफिनेशन लागू होती है? भारत में ये डेफिनेशन लागू होती है क्योंकि इस देश के अंदर 75,000 उपजातियां हैं। जाति ही नहीं, जातियां नहीं हैं, जातियां तो है 7,500 से लगभग उससे भी अधिक है, लेकिन 12.5 जातियां एक जाति की है, तो ऐसे कुल मिलाकर 75,000 उपजातियां हैं। ऐसे देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी लाने के लिए बिना खून बहाए जो क्रांति होती है उसे बाबा साहब लोकतंत्र कहते हैं। आपके अधिकारों के लिए बिना खून बहाए जो क्रांति हुई है वो लोकतंत्र है। और आज उस लोकतंत्र का जो भविष्य हम देख रहे हैं उस पर भी हम आ रहे हैं। लोकतंत्र के भविष्य की बात कर रहे हैं। बाबा साहब के मूल ढांचे को यहाँ पर छेड़ा जा रहा है। बड़े बड़े लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने वाले, अपने आप को वंदे मातरम के नारे लगाने वाले, अपने आप को भारत माता के सपूत कहने वाले, अपने आप को राष्ट्रवादी बताने वाले लोग क्या कहते हैं? भारत के संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। मोहन भागवत कहते हैं आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अनंत हेगड़े नाम का अभी नहीं है, मरने वाले लोगों के बारे में बुरा नहीं कहते, लेकिन अनंत हेगड़े ने बात ही बुरी कही है इसलिए जिक्र कर रही हूँ। कहा कि हम एमएलए, एमपी, विधायक, सांसद इसलिए बनते हैं या इसलिए बने हैं या बीजेपी इस देश के अंदर
इस देश के अंदर पूर्ण बहुमत में इसलिए आना चाहिए क्योंकि संविधान बदलना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना इस देश के अंदर चल रही है, राम राज्य की संकल्पना इस देश के अंदर चल रही है। भारत का संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता बताता है, सभी के धर्मों की आस्था की बात करते हैं, सभी की उपासना की अपनी आज़ादी है। ऐसे में भी इस देश के अंदर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं और आज हम बात कर रहे हैं उसके भविष्य की, इसके भविष्य पर आ रहे हैं। जिस मनुस्मृति ने इस देश के SC ST OBC मतलब 85% लोगों को पीड़ित रखा, इतना ही नहीं उन पर जुल्म जातियाँ करने के लिए परमिशन दी इस देश के सवर्णों को, आज उन लोगों को इस देश में EWS के नाम पर रिजर्वेशन मिल रहा है। जिन्होंने नारे लगाए आरक्षण बंद करो, आरक्षण खत्म करो, ये आरक्षण बंद करो, आरक्षण खत्म करो, ये मामला रिप्रेजेंटेशन का था, एक अफर्मेटिव एक्शन था, लेकिन इसको जाति के आधार पर आरक्षण बनाने में इस देश की सरकारें तुली हुई है। जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया, जिन्होंने संविधान का विरोध किया, और आज वही लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं। रिजर्वेशन लेकर भारत के इस लोकतांत्रिक देश में हमारा होता है, हमारी जो सोच है, हमारी सोच का, हमारे विचारों का सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे में अलग अलग स्टेप्स हैं यहाँ पर समझ लो, या अलग अलग आधार है उन तमाम लोगों के मतों का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो उनका मत ये रहा कि जिन्होंने मनुस्मृति के सिस्टम में इस देश के SC ST OBC पर एट्रोसिटीज़ की, उनके हक अधिकार को मारे, उनको उत्पीड़न किया, उनके साथ न्याय नहीं किया, उनके साथ भाईचारे से बर्ताव नहीं किया, उनको क्या करना चाहिए? वो मुख्यधारा में हैं, लेकिन उनको इनके ऊपर और भी मुख्यधारा में आना चाहिए करके उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। बड़ी पॉलिसी आ रही है। भारत का संविधान इसीलिए बना, भारत के संविधान का मूल ढांचा कहता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, उसके बाद इक्वालिटी प्रस्थापित होगी। लेकिन अब आप लोकतंत्र में आपके भी मत और आपके विचार का सम्मान है, तो आपका दूषित विचार, आपका दूषित मत और दूषित विचार का भी सम्मान हो रहा है। इस देश में बीजेपी का जो दूषित विचार है वो आज जुडिशरी के माध्यम से सामने आया। उसका दूषित विचार ये था, मनुस्मृति ने जिन्हें बैकवर्ड रखा, संविधान ने कहा अफर्मेटिव एक्शन के तहत उन्हें मुख्यधारा में लाया जाए। इनका ये कहना है कि अब EWS के तहत जिन्होंने इनकी पिटाई की उनको भी मुख्यधारा में लाना चाहिए। जो ऑलरेडी मुख्यधारा में है उन्हें फिर से मुख्यधारा में लाना चाहिए। और लोकतंत्र में जिन आधार स्तंभों की हम बात करते हैं, संसद का काम होता है इस पर चर्चा करना, इस पर बात करना कि ये करना सही होगा या नहीं होगा। ऐसी बात बिना किसी बात किए, बिना किसी चर्चा के इस लोकतांत्रिक देश में ये बिल पारित हो जाता है, बिल पारित हो जाता है। और इस साल EWS के नाम पर कई एडमिशन्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हुए हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी हुए हैं। और एडमिशन अब इसके बाद अगर वैकेंसी निकलती है, सरकारी नौकरियां निकलती है, तो EWS के तहत जो पहले से मजबूत है, जो पहले से आपको पिटने के काबिल थे, उन्हें और मजबूत बनाएंगे और उन्हें रिजर्वेशन देंगे। इस रिजर्वेशन के कहानी में जो आपके मतों को, आपके विचारों को जो सम्मान दिया जाता है, उसमें उस दूषित मतों को भी हम बताना चाहेंगे। दूषित मत क्या है? दूषित मत क्या है? जब OBC के रिजर्वेशन की बात चली, मान्यवर कांशीराम साहब ने मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो के नारे लगाए। VP सिंह डर गया और उसको लगा कि अगर मंडल आयोग लागू नहीं होगा तो बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्यवर कांशीराम साहब हो सकता है कि जिन्होंने समर्थन दिया था हमारी सरकार को, ये हमारा समर्थन निकाल दे और मेरी सरकार गिरा दे। तो मंडल आयोग के समय में मंडल आयोग की सिफारिशों का यह कहना था कि इस देश के अंदर 50% से ऊपर OBC है। वो OBC इस देश में शिक्षा के स्तर पर पिछड़ा है, रहेगा क्यों नहीं? मनुस्मृति के सिस्टम ने OBC को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। हजारों साल से इस देश का OBC पढ़ने लिखने के लाइन में नहीं था। मंडल आयोग ने कहा पढ़ने लिखने में ये पीछे है, शिक्षा के स्तर इसके OBC समाज में नहीं है, इसे बढ़ाया जाए। नौकरियों में इसका पार्टिसिपेशन नहीं है, मंडल आयोग का ये कहना है कि इनको नौकरियां भी दी जाए। फिर उसने कहा कि 52% लोग हैं,
इनको नौकरियों में एडजस्ट करना पड़ेगा देश के अंदर, तभी देश की तरक्की होगी। अगर इस देश का 50% लोग, 50% समाज अगर मुख्यधारा में नहीं आता, नौकरियों में नहीं आता, शिक्षा में नहीं आएगा, अगर देश का 50% समाज जो है वो एजुकेटेड नहीं होगा तो देश तरक्की करेगी क्या? नहीं कर पाएगी। 50% पढ़े लिखे रहेंगे, 50% अनपढ़ गंवार रहेंगे तो देश तरक्की नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए इन 50% ओबीसी को भी एडजस्ट करना था और इनको अफर्मेटिव एक्शन के तहत इनको क्या देना था? इनको इनके हक अधिकार, नौकरियां देना था, इनको पढ़ने लिखने में इनके लिए अलग से जगह निकालनी थी। ये लागू हुआ। ये केस कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इंदिरा साहनी जजमेंट के नाम पर एक नया नियम बना, कहा 50% के आगे ये रिजर्वेशन जा नहीं सकता। ओबीसी पहले से 52 है, 52% ओबीसी है और अब इंदिरा साहनी जजमेंट के तहत ये कहा जा रहा था कि अब ये 50% से आगे नहीं जाएगा। इस देश के अंदर 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5 से 8% आदिवासी और इनका दोनों का कुल मिलाकर जो 23-24% हो रहा है, तो 23-24% में हमको एडजस्ट करना था। तो एडजस्ट किसको करना था? ओबीसी को करना था। 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन पे हमें क्या करना पड़ा? रुकना पड़ा। कब? जब ओबीसी के अधिकारों की बात आई। इस देश के 135 करोड़ में से आधी आबादी की जब बात आई तो क्या कहा? 50% की सीमा हम लांघ नहीं सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जो जस्टिस वहां रहे, उन्होंने उनके मत और उनके विचारों के तहत अभी जो नई बेंच बनी थी यूयू ललित के अध्यक्षता में, 5 जजों की जो बेंच बनी थी, उन्होंने अपनी दूषित मानसिकता, अपने दूषित विचार रखे और कहा कि ईडब्ल्यूएस दिया जा सकता है, 50% की सीमा लांघी जा सकती है, लेकिन ये सीमा एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं लांघी जा सकती। क्या कह रहे हैं जज? बेंच क्या कह रही है जजों की? ये एससी एसटी ओबीसी के लिए ये सीमा नहीं लांघी जा सकती, ये सिर्फ सवर्णों के लिए लांघी जा सकती, जिन्होंने इस देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी को हजारों सालों से पीटा, एट्रोसिटीज करने की जिसे आज़ादी मिली, उनके लिए ये सीमा लांघी जा सकती है। इस देश के अंदर जिस लोकतंत्र में हमारे विचारों की, हमारे मतों की जो सम्मान किया जाता है, तो ऐसे में उन लोगों ने ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, कहाँ पर? जुडिशरी में, संसद में, और इसीलिए संसद के अंदर इस पर बातचीत नहीं होती। जुडिशरी में ये मामला जाता है तो वहाँ के जो जजेस हैं वो कहते हैं कि 5 जजों की बेंच है, वो कहते हैं कि 3 जजों ने सहमति दर्शाई, 2 जजों ने असहमति। वो असहमति सिर्फ हमारे लिए है, ये दिखाने के लिए है कि ये हमारी असहमति है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस के नाम पर बाबा साहब के संविधान के मूल ढांचे को टच कर रहे थे। उन्होंने कहा नो डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी, लेकिन जिन्होंने इस देश के अंदर गैर बराबरी का बर्ताव किया, हजारों सालों से वो फॉरवर्ड रहे, उनको भी बैकवर्ड की लिस्ट में शामिल करना, मतलब अब हुआ जाति के आधार पर रिजर्वेशन देना। इसके पहले आपको जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, आपको कम्युनिटी के नाम पर मिल रहा था। किसी को भी चमार के नाम पर रिजर्वेशन नहीं है, किसी को भी महार कम्युनिटी के नाम पर, महार जाति के नाम पर रिजर्वेशन नहीं है। तेली, माली, कुंबी, पवार, धनगर, सुतार, लोहार, इनको जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, एक कम्युनिटी को है, एक जाति के समूह को है। लेकिन ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है ये ब्राह्मण रिजर्वेशन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, और भारत का संविधान आर्थिक आधार पर कोई भी अफर्मेटिव एक्शन नहीं करता। आप कल्पना कीजिए अमेरिका के अंदर एक अफर्मेटिव एक्शन चल रहा है और इस अफर्मेटिव एक्शन को थोड़ा उल्टा करते हैं और कल्पना करते हैं कि जो अफर्मेटिव एक्शन अमेरिका में है वो काले लोगों के लिए नहीं, वो सफ़ेद गोरे लोगों के लिए, जो पहले से संपन्न है, जो पहले से संपन्न है, उनके लिए ये अफर्मेटिव एक्शन की जाए, और जो पीड़ित है, जो संख्या में कम है, उनके लिए नहीं। कैसा रहेगा? कैसा लगेगा? पीड़ितों के लिए ये अफर्मेटिव एक्शन था, लेकिन जो पाप की पिटाई कर रहा है उसको भी इस लाइन में शामिल कर दिया जा रहा है। ये
कहीं ना कहीं इस देश के अंदर लोकतंत्र के लिए हानिकारक बात है। लोकतंत्र में 4 पिलर है। संसद की बात कर रहे थे तो संसद में जो लोग आपने भेजे वो आपके लोग नहीं रहे, वो कांग्रेस बीजेपी के टिकटों पर चुने हुए लोग रहे, जो वहाँ बैठते हैं और जब मुंह खोलते हैं तो सिर्फ मुंह खोलते हैं अपने आकाओं के कहने के बाद। उनके आका ने कहा कि जहाँ पर हाँ कहना है वहाँ हाँ कहना, जहाँ ना कहना है वहाँ ना कहना। जब बात कर रहे हैं कार्यपालिका की, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, बाबा साहब को लगा कि संसद के लोग नालायक निकल सकते हैं तो इनका काम कहीं और से बनना चाहिए, तो अधिकारी वर्ग भी तैयार हो जाए समाज के अंदर, अधिकारी वर्ग भी तैयार हो जाए। अब तमाम लोग जो है वो स्पर्धा परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोग जो है संविदा में लग जाए ये भी आशा कर रहे होंगे, क्योंकि बड़ी जो नौकरियां है वो निकल नहीं रही है, और निकल रही है तो लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हमें समझ में आता है कि जाति का जो फैक्टर है वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से काम करता है। क्योंकि हम परीक्षा तो पास हो जाते हैं, लेकिन जब हम फेस करते हैं इंटरव्यू, उसके दौरान हमारे छात्रों के साथ जाति के आधार पर उन्हें नकारा जाता है या फिर उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। इस कार्यपालिका में पहुंचने के लिए जो बेंच बैठती हैं, जो इंटरव्यू लेती हैं, उस बेंच का कभी पढ़ाई करो। जो इंटरव्यू लेने वाली जो बेंच है उसके बारे में कभी आप जानकारी निकालें तो वो कभी भी पीड़ित, जिस मनु सिस्टम ने इन्हें पीड़ित किया है, उस सिस्टम के पीड़ित लोग आपको बहुत कम नजर आएंगे, और वो उस सिस्टम में पहुंचकर आपको रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तीसरी, जुडिशरी की बात भी मैंने कह दी। SC ST OBC के जो जजेस हैं वो जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं पहुंच रहे हैं। जो वकील बन रहे हैं वो वकील आज भी जो है वो आर्गुमेंट करने के काबिल नहीं रहे। ये हमारी गुणवत्ता है। चौथी बात हम मीडिया की कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार हैं हम, और हम भी मानते हैं अपने आप को कि हम लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर SC ST OBC जो मुख्यधारा में नहीं आ सके, हजारों सालों से मनु के सिस्टम से पीड़ित रहे, उन तमाम पीड़ितों की आवाज़ हम बन पाए, इसके लिए हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस मीडिया की बात करते हैं, इस मीडिया के अंदर हमारा क्या पार्टिसिपेशन है। आपने कभी भी सुना है क्या किसी भी बड़े टीवी चैनल में, किसी भी बड़े अखबार में कोई OBC संपादक है या OBC एंकर है, या फिर आपके जो भी सरनेम होंगे उस सरनेम को देखो और वो सरनेम वाले कोई आपके आइकन हो कि भाई फलाना जो एंकर है, फलाना जो रिपोर्टर है, वो हमारा आइकन है, वो बहुत अच्छी खबर बताता है। ऐसा सुना है आपने? जो SC ST OBC से आता हो और वो एंकर हो, रिपोर्टर हो, और वो इस समाज की बात करता हो। बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, टीवी आप देखते हैं तो आप टीवी देखते हैं तो टीवी में जो एंकर रिपोर्टर होते हैं, वो एंकर रिपोर्टर में क्या आपके जाति के लोग आपको दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। अच्छा, टीवी में नहीं दिखते हैं, टीवी चैनल के जो मालिक है, उन मालिकों की लिस्ट में कहीं आपको दिखे हैं कि हमारे SC ST OBC के कोई मालिक है और इसका बड़ा टीवी चैनल है, NDTV के जैसा, ABP न्यूज के जैसा, जी न्यूज के जैसा कोई चैनल है? ऐसा भी कुछ समझ में आया है? लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस प्रकार से संसद में जाना जरूरी है, लेकिन संसद में जाने के लिए पार्टियों की ये जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की जो तत्व है, लोकतंत्र का जो प्रिंसिपल है, उसे बनाए रखने के लिए अपने अच्छे विचार, अपनी विवेक बुद्धि और लोकतंत्र को बचाने की अच्छी मंशा लेकर संसद में जाए। वहाँ हम नहीं जा पाए। दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका की, वहाँ आपको जाने नहीं दिया जा रहा है। तीसरी बात, हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं। जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम है। जब तक कोई आपका रिश्तेदार जज नहीं बनेगा तो वो आपको दूसरा जज आपको बनने नहीं देगा। अगर कोई आपका रिश्तेदार है तो ऐसा कोई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर SC ST OBC आप में से किसी का रिश्तेदार जज है? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है? तो जुडिशरी में आपको जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ तो आरक्षण नहीं है भैया। हमने उसके लिए भी लड़ाई नहीं लड़ी कि जुडिशरी के अंदर हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए।
और चौथी बात मीडिया की हम कर रहे हैं, मीडिया के अंदर भी ना हमारे चैनल है, ना हमारे मीडिया हाउस है, ना ही हमारे रिपोर्टर हैं। और जो रिपोर्टर हमारे बनते हैं वो छोटे मोटे अखबारों के लिए छोटी छोटी खबरें बनाते हैं, वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ बात नहीं करते हैं। एक पत्रकार जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बीच में मुझे फ़ोन किया, कहा कि मैंने एक बड़े न्यूज़ अखबार के लिए मैंने काम किया, मैं खबर बनाता रहा और वो छपवाते रहे। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा कि जब भी मैंने SC ST OBC के लेकर या उनके हक अधिकारों को लेकर मैंने जब भी खबर बनाई, तो उसने कहा, जब और उसे देखा कि दूसरे दिन वो पेपर में छपा या नहीं छपा, तो वो कभी छपता ही नहीं था। वो कह रहे कि कभी छपता ही नहीं था। जब मैंने अखबार के मालिक अपने बॉस से बात किया, मैंने कहा भैया मैंने रात को जो खबर लगाई उसमें तो तुमने वो खबर नहीं चलाई। तो मालिक का ये कहना था कि तुमको पेमेंट तो मिल रही है ना। क्या कहना है? अखबार के मालिक का कहना यह है, तुमको पेमेंट तो मिल रही है ना, तुम्हारी खबर चले या ना चले, मतलब तुम्हारी खबरों को गायब भी कर दिया जाता है। और जो तुम्हारे रिपोर्टर रहते हैं, जो तुम्हारे एंकर रहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है या फिर उन्हें ये एहसास कराया जाता है कि तुमको पैसा हम दे रहे हैं, किसका काम करना है वो समझ लो, समाज का काम तुमको नहीं करना है, SC ST OBC के लिए आपको बात नहीं करनी है। इस देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियाँ हर स्तर पर उड़ाई जा रही हैं और ऐसे में आप तमाम लोग, ये जो छात्र छात्राएं दिख रही हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग दिख रहा है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। क्या इसका रास्ता होता है? इस देश के अंदर सिर्फ बहुजन समाज के पास एक ही रास्ता है और वो है जागृति का। बाबा साहब कहते हैं, सरकार बने ना बने, राजनीति चले ना चले, आपका जो जागृति का काम कारवा है वो लगातार चलता रहना चाहिए। आपने समाज के अंदर प्रबोधन हमेशा करते रहना चाहिए। प्रबोधन करने से क्या होता है? प्रबोधन करने से दिमाग के ताले खुलते हैं, दिमाग के ताले खुलते हैं, सोच बनती है, समझने की ताकत निर्माण होती है, दुश्मन और दोस्त की पहचान होती है। और इसीलिए हर मौके पर बहुजन समाज के हर मौके पर, चाहे वो संविधान दिन ही क्यों ना हो, एक विषय पर चिंतन किया जाता है, चर्चा की जाती है, जिससे बहुजन समाज के दिमाग के ताले खुले और आने वाले समय के अंदर अच्छे काम बहुजन समाज के हाथों से हों। साथियों, अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाह रही थी और कंक्लूड करते समय एक बात मैं आपको चलते चलते बताना चाह रही हूँ कि बहुजन समाज के ताले खुलने के लिए बहुजन समाज को एजुकेशन भी लेना पड़ेगा। हमको लगता है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिए, हमारा BA हो गया, BCom हो गया और BSc हो गया तो हम बहुत ही तुर्रम खान हो गए हैं। हमें लगता है ये बहुत छोटा क्राइटेरिया है कार्यपालिका में जाने के लिए, ये बहुत ही छोटा क्राइटेरिया है कि आप BA BCom और BSc होकर कार्यपालिका में जा रहे हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि ये तो आपकी पहली स्टेप है, इसके बाद आप कार्यपालिका में जाने के लिए आपको और भी ज़्यादा मैच्योर होना पड़ेगा। बाबा साहब कह रहे हैं, मूक नायक में बाबा साहब ने कहा इसको आपको और मैच्योर होना पड़ेगा। क्यों मैच्योर होना पड़ेगा? मैच्योर होकर आपको उसके बाद और एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा। अब एजुकेशन सिस्टम को अगर आप देखो तो एजुकेशन सिस्टम इस देश के अंदर BJP नारा लगाती है, एक देश और एक इलेक्शन। क्या नारा लगाती है? एक देश और एक इलेक्शन। ये क्यों नारा लगाया जाता है? ये एक इलेक्शन होने से आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं जाने चाहिए। जो इक्का दुक्का लोग जो समता मूलक समाज की बात करते हैं, आर्थिक मुक्ति की बात करते हैं, जो कहीं कहीं देश के कोने कोने से कहीं एक दो लोग जो चुन कर जाते हैं, वो भी नहीं जाने चाहिए, वो भी नहीं जाने चाहिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक देश और एक इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इसी एक देश के अंदर एक देश और कई एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पर शेड्यूल कास्ट का बच्चा जो पढ़ता है वो दूसरा एजुकेशन पढ़ रहा है, शेड्यूल ट्राइब का जो बच्चा पढ़ता है वो दूसरा एजुकेशन पढ़ता है, सवर्णों का बच्चा दूसरा एजुकेशन पढ़ता है। स्कूलों को देखो तो प्राइवेट एजुकेशन को देखो, प्राइवेट एजुकेशन में जो CBSE ICSE आ रहे हैं उनको देखो, और जो हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको देखो, सिलेबस को देखो और सिलेबस की समझ को देखो, सिलेबस डेवलप करने वाले लोगों को देखो। उससे समझ आता है कि हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो कहीं ना कहीं जहाँ पर बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं उस शिक्षा का स्तर को घटाया जा रहा है।
और इसको भी डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है इसमें ये जो आज जो वर्तमान परिस्थितियां है, इस वर्तमान परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इस सिस्टम में भी आना पड़ेगा। और इस सिस्टम में आने के लिए हमें अपने आप के अंदर बाबा साहब की तरह नहीं कर सकते, लेकिन हम मल्टीपल लोग बाबा साहब बन सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग ज्ञान को संजोकर, अलग अलग ज्ञान को लेकर बाबा साहब की तरह तर्कशील होकर हम इस लोकतंत्र के ढांचे में, इस लोकतंत्र के सिस्टम में शामिल हो सकते हैं और लोकतंत्र को बचा सकते हैं। जिस प्रकार दूषित मानसिकता के लोग संसद में पहुंचे, वैसे ही हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाले जो लोग हैं वो भी संसद पहुंचे। जिस प्रकार दूषित मानसिकता और दूषित विचारों को लेकर, विषमतावादी विचारों को, असमानता और डिस्क्रिमिनेशन के विचारों को लेकर कार्यपालिका में लोग जा रहे हैं और वो जाकर SC ST OBC को रोक रहे हैं, हमें उस सिस्टम में भी बनना पड़ेगा, उस सिस्टम में भी जाना पड़ेगा, ताकि हमारे बहुजन समाज के बच्चों को कार्यपालिका में आने के लिए रास्ते थोड़े खुल जाएं। हमारे बच्चे जो सुसाइड करते हैं या परीक्षा पास कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में नहीं जाते, वो जो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उसको रोकने के लिए किसी ना किसी लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और उस सिस्टम में आना पड़ेगा। पॉलिसी मेकिंग में हमें जाना पड़ेगा, हमें मीडिया हाउस भी तैयार करने होंगे, हमें छोटे मोटे चैनल भी तैयार करने पड़ेंगे और हमें जुडिशरी में भी जाना पड़ेगा। और ये तमाम चीज़ें एजुकेशन से होती हैं, तमाम चीज़ें एजुकेशन से होती है। और आप तमाम बच्चे, अगर आपको लगता है इस देश के अंदर भारत का लोकतंत्र बचना चाहिए, भारत के लोकतंत्र का अच्छा भविष्य होना चाहिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी को उसका फ़ायदा मिले, तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा और आपको अच्छा एजुकेशन लेना पड़ेगा और अच्छे पढ़ाई लिखाई कर इस पॉलिसी मेकिंग में हमें आना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आप तक पहुंची थी और आप इस सिस्टम का हिस्सा बने। अगर आप ऐसा बनते हैं तो इस सिस्टम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। संवैधानिक नीतिमत्ता और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को अगर आप देखते हैं तो संवैधानिक मॉरलिटी का सबसे पहले, नीतिमत्ता का सबसे पहले उगम जो है वो बुद्ध ने किया। बुद्ध ने मॉरलिटी बताई, बुद्ध ने नीतिमत्ता बताई। उसका मतलब ईमानदारी है, उसका मतलब किसी चीज़ का सम्मान करना, उसके प्रति आदर होना, उसके ऊपर श्रद्धा होना, ये है। और कॉन्स्टिट्यूशन पर जो लोग यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं, चारों पिलर पर, संविधान के चारों स्तंभों पर जिन लोग कब्जा करके बैठे हैं, उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की कमी है। क्यों? क्योंकि जाति का फैक्टर काम करता है। संविधान बाबा साहब ने लिखा है और संविधान उसने लिखा है जिन हजारों सालों से जिनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी उनमें कमी है, उनकी श्रद्धा नहीं है संविधान के ऊपर और इसे वो लगातार संविधान विरोधी काम करते जाते हैं, लगातार संविधान के विरोध में बयानबाजी करते जाते हैं। आप तमाम लोग अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को डेवलप करें। संविधान ही हमारे आने वाले समय में हमारे उन्नति और हमारे प्रगति के लिए आवश्यक है और संविधान की वजह से ही इस देश का 85% बहुजन समाज मुख्य धारा में आ सकता है, इस देश को विकसित करने के लिए काम कर सकता है। और इसीलिए हम संविधान पर अपनी आस्था जताते हुए हमको संविधानिक तमाम सिस्टम में आकर, संविधान के सिस्टम में आकर इस लोकतंत्र को बचाना होगा और साथ ही अपने संवैधानिक ईमानदारी को भी जताना होगा। ऐसा आप करेंगे, इसी आशा उम्मीद से अपनी बात को विराम देती हूँ। अगर आप तमाम लोगों के बीच में पहुँची और आप तमाम लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए आप तमाम लोगों का जो है धन्यवाद अदा करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।